हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे चैप्टर 4 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उनको एक ही वीडियो में पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको कवर कराएंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कृत्रिम गर्भाधान। ठीक है, तो देखिए कृत्रिम गर्भाधान पेपर में कभी कभी आता है। ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है समझाइए, तथा इसका महत्व तो कभी कभी पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए कृत्रिम गर्भाधान बेसिकली होता क्या है कि नर से कृत्रिम यंत्रों द्वारा वीर्य एकत्रित करके स्वच्छता पूर्वक उसे मादा की जननेंद्रिय में सही जगह पर उचित समय में प्रविष्ट कराना कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। ठीक है, यानी देखिए जो भी हमारा मेल है, ठीक है, यानी जो भी नर है उससे कृत्रिम यंत्रों के द्वारा, ठीक है, यानी कृत्रिम यंत्रों के द्वारा उनको उनके वीर्य को क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। ठीक है, नर से जो उनका वीर्य होता है वो कृत्रिम यंत्रों के द्वारा बाह्य माध्यम में एकत्रित किया जाता है और उसे स्वच्छता पूर्वक जो मादा की जननेंद्रिय है, यानी मादा के जनन अंग पर वहां पे जननेंद्रिय में क्या किया जाता है, इसको स्वच्छता पूर्वक वहां तक उचित समय में पहुंचाया जाता है। ठीक है, और इनको उचित समय पर उचित जगह में प्रविष्ट कराना ही क्या कहलाता है, कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। यानी कृत्रिम यंत्रों के माध्यम से वीर्य को एकत्रित करके मादा की जननेंद्रिय में पहुंचाना ही कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। ठीक है, अर्थात इस विधि में नर एवं मादा का समागम आवश्यक नहीं है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे मेल और फीमेल आपस में यदि नहीं भी मिलते हैं, ठीक है, तो उनका मिलना आपस में यहाँ पे आवश्यक नहीं है। ठीक है, कृत्रिम यंत्रों के द्वारा वीर्य को बाहरी माध्यम से एकत्रित किया जाता है और उसको फिर जननेंद्रिय में मादा के क्या किया जाता है, उसको प्रवेश करा दिया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार की क्रिया को ही हम कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। ठीक है, क्या कहा दोस्तों हमने कि देखिए यहाँ पे मान लीजिए जो भी मेल है, तो मेल से क्या किया गया, मेल से कृत्रिम यंत्रों के द्वारा वीर्य को बाहर निकाला गया। ठीक है, तो कृत्रिम यंत्रों के द्वारा बाहर निकाला गया और उसको जो है फीमेल के जननेंद्रिय में प्रविष्ट करा दिया जाता है। ठीक है, और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। देखिए इसका महत्व क्या है कि इसके द्वारा उत्तम नस्ल की चयनित नर से एकत्रित वीर्य से एक ही समय में कई मादाओं को गर्भित करके असली नस्ल की पीढ़ी तैयार की जाती है। ठीक है, यानी देखिए इसमें क्या है कि जो भी मेल है, मेल से वीर्य को निकाल करके एक ही साथ कई सारी महिलाओं में वीर्य को क्या कर देते हैं, वीर्य को मादाओं में गर्भित कर देते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से वीर्य को कई सारी मादाओं में प्रवेश करा दिया जाता है, जिससे एक ही समय में अच्छी नस्ल की कई सारी पीढ़ी को तैयार किया जा सकता है। ठीक है, अगला इससे महत्व क्या है कि कृत्रिम गर्भाधान में जो लैंगिक बीमारियां हैं, ठीक है, यानी जो सेक्सुअल डिसीजेज हैं, तो सेक्सुअल डिसीजेज के होने का खतरा नहीं रहता है। ठीक है, यानी यहाँ पे कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से जो भी लैंगिक बीमारियां हैं तो इनसे होने का खतरा नहीं रहता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, अब देखिए एमनियोसेंटेसिस क्या होती है। देखिए एमनियोसेंटेसिस बेसिकली भ्रूण के परीक्षण की एक टेक्निक है। ठीक है, यानी भ्रूण के परीक्षण की एक तकनीक है। ठीक है, जिसमें सर्जिकल सुई के द्वारा मादाओं के गर्भाशय से एमनियोटिक द्रव्य को शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, देखिए मादा के अंदर क्या होता है कि गर्भाशय में क्या होता है, एमनियोटिक द्रव्य भरा होता है। ठीक है, तो एमनियोटिक द्रव्य को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं और उस एमनियोटिक द्रव्य में उपस्थित जो भी भ्रूणी कोशिका होती है, ठीक है, यानी जो भी एम्ब्रियोटिक सेल होती है उसका संवर्धन करते हैं। ठीक है, और इसका गुणसूत्री क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं और गुणसूत्री परीक्षण करके ये पता लगाया जा सकता है, ठीक है, कि यदि होने वाले संतान में कोई भी बीमारियां हैं, ठीक है, तो उसको पता लगा सकते हैं इस विधि के माध्यम से। तो एमनियोसेंटेसिस बेसिकली क्या है कि भ्रूण परीक्षण की एक तकनीक है, यानी भ्रूण का इसमें परीक्षण किया जाता है। और भ्रूण का परीक्षण किसके माध्यम से किया जाता है, तो मादा की जो भ्रूणी गर्भाशय में क्या होता है, जो भी एमनियोटिक द्रव्य है, ठीक है, तो एमनियोटिक द्रव्य से उसका भ्रूणी परीक्षण करते हैं और उसका गुणसूत्री परीक्षण करके उसकी जो भी असमानताएं हैं उसका पता लगाया जा सकता है। ठीक है, देखिए इसके बेसिकली लाभदायक पक्ष कौन कौन से हैं, जो गुणसूत्री असमानता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे इसके द्वारा जैसे डाउन सिंड्रोम एवं एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, देखिए ये जो गुणसूत्री असमानताएं हैं, यानी गुणसूत्रों के कम या ज्यादा होने से जो भी असमानताएं उत्पन्न होती है उसी को गुणसूत्री असमानता बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया और एडवर्ड सिंड्रोम, तो इस प्रकार के सिंड्रोम का हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, यदि कोई भी सिंड्रोम की बीमारी है, ठीक है, होने वाले
नर होने वाले पुत्र या पुत्री में, ठीक है। तो भ्रूण में जो भी बच्चा है उसमें यदि कोई भी गुणसूत्रीय असमानता है उसको हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है। तो इस प्रकार के सिंड्रोम का हम या रोगों का हम पता लगा सकते हैं। देखिए इसके बाद जो भी उपापचयी अनियमितताएं हैं, ठीक है, यानी जो भी मेटाबॉलिज्म यहाँ पे अनियमितताएं हैं उसको भी हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे क्रिटेनिज्म और एल्केप्टोन्यूरिया, ठीक है। तो क्रिटेनिज्म और एल्केप्टोन्यूरिया जैसी जो भी उपापचय संबंधित जो भी समस्याएं या रोग होते हैं उनका भी पता लगा सकते हैं इसके माध्यम से। देखिए इसके बाद क्या है, भ्रूण का लिंग, ठीक है। तो देखिए जो भी भ्रूण का लिंग है तो भ्रूण के परीक्षण में इसका उपयोग बेसिकली किया जाता है, जिससे कि भ्रूण की जो भी लैंगिक विकृतियां हैं उनको ठीक किया जा सके, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी भ्रूण की लैंगिक विकृतियां हैं उसका भी पता लगा सकते हैं, किसके थ्रू, हम एमनियोसेंटेसिस विधि के थ्रू। देखिए एमनियोसेंटेसिस से मानव समाज पर कुछ कुप्रभाव भी हैं, ठीक है, यानी एमनियोसेंटेसिस विधि से कुछ हानियां भी है, ठीक है। अब देखिए इससे हानियां क्या है कि आजकल इस विधि के प्रयोग से लिंग परीक्षण में किया जाता है, ठीक है। बेसिकली क्या है कि जैसे हमने आपको बताया कि जो एमनियोसेंटेसिस विधि है तो इससे भ्रूण का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। तो इससे जो है लिंग का परीक्षण किया जाता है तथा मादा भ्रूण की हत्या की जा रही है, ठीक है। देखिए इसमें से क्या है कि पहले ही पता लगाया जा सकता है कि होने वाली जो संतान है वो पुत्र है या पुत्री है, ठीक है। और इससे क्या है कि पुत्री यदि है तो उसका क्या किया जा रहा है, ज्यादा मात्रा में मादा भ्रूण की हत्या की जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये विधि एक तरह से हम कह सकते हैं कुप्रभाव या हानि भी है, ठीक है, जिसके कारण समाज में दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, महिलाओं की संख्या घटती जा रही है। अब देखिए यदि मादा भ्रूण की हत्या करते जा रहे हैं लोग, जिससे कि प्रतिदिन महिलाओं की संख्या में जाहिर सी बात है कि कमी आएगी, और यदि ऐसी ही कमी बनी रही तो एक समय ऐसा भी आएगा कि जब समाज में हम कह सकते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जो संख्या है वो काफी मात्रा में कम हो जाएगी, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि परिवार में सामाजिक संतुलन वो भी बिगड़ जाएगा, ठीक है, और कई सारी सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से मानव समाज पर इसके कुप्रभाव भी हैं, ठीक है। तो कभी कभी पूछा भी जाता है कि मानव समाज पर क्या कुप्रभाव हैं या हानियां क्या है एमनियोसेंटेसिस विधि से, ठीक है। तो 3 नंबर के क्वेश्चन में एमनियोसेंटेसिस विधि पूछी जाती है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, ठीक है। तो ट्यूबेक्टोमी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ट्यूबेक्टोमी ट्यूब से बना है हमारा ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। देखिए बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो ट्यूबेक्टोमी है यह जनसंख्या नियंत्रण की एक तकनीक है, ठीक है। क्या है, इससे जनसंख्या को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, देखिए यह जो है इस विधि में बेसिकली करते क्या है कि जो भी स्त्री है, ठीक है, तो यानी फीमेल की जो भी अंडवाहिनी नलिका होती है या जिसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं उसको काट करके बांध दिया जाता है, ठीक है, जिससे अंडाणु जो होते हैं या ओवम होते हैं वो गर्भाशय में नहीं आ पाते हैं और वहां पर निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी, और इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ठीक है। यानी एक प्रकार से महिलाओं की जो नसबंदी है उसी को हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ठीक है। और यह जनसंख्या नियंत्रण की एक तकनीक होती है जिसमें अंडवाहिनी या फैलोपियन जो ट्यूब होती है फीमेल की उसको काट करके बांध दिया जाता है, ठीक है। और फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ही जो भी ओवम या अंडाणु होते हैं वो गर्भाशय में आते हैं। अब यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब को जब काट दिया जाएगा तो अंडाणु या ओवम जो है वो गर्भाशय में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से यह एक जनसंख्या नियंत्रण की तकनीक होती है। देखिए इसके बाद हमारा दूसरा क्या है, बाइसेक्टोमी, ठीक है। देखिए सेम टू सेम इसका उल्टा यानी अपोजिट है ट्यूबेक्टोमी का, सेम टू सेम उल्टा। यानी देखिए जो बाइसेक्टोमी है बेसिकली यह जो है यह विधि पुरुषों में अपनाई जाती है, ठीक है। और जो बाइसेक्टोमी है यह भी परिवार नियंत्रण की या जनसंख्या नियंत्रण की एक तकनीक है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि जो भी मेल है यानी जो भी पुरुष है तो उसके क्या करते हैं, अंडवाहिनी नलिका, उसके शुक्रवाहिनी नलिका, ठीक है, शुक्राणु नलिका या जिसको हम वाश डिफरेंस बोलते हैं, तो इसमें पुरुषों के शुक्राणु नलिका या वाश डिफरेंस को काट करके क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु जो हैं वो इस स्खलन के समय बाहर नहीं निकल पाते। और जब शुक्राणु इस स्खलन के समय बाहर नहीं निकलेंगे तो निषेचन नहीं हो पाएगा, और जब निषेचन नहीं हो पाएगा तो इससे आगे जो है जनसंख्या कंट्रोल होगी, ठीक है। इससे आगे जो है बच्चे की ग्रोथ होना मुश्किल है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये भी पुरुषों द्वारा अपनाई जाने वाली एक विधि है जनसंख्या नियंत्रण के लिए, ठीक है, जिसको कि हम पुरुष नसबंदी के नाम से भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ट्यूबेक्टोमी और बाइसेक्टोमी भी कभी कभी पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, गिफ्ट, ठीक है। तो गिफ्ट को समझाना है या गिफ्ट पर 60 टिप्पणी लिखनी है।
तो देखिए गिफ्ट का पूरा नाम क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो गिफ्ट का पूरा नाम पता होना चाहिए। गिफ्ट का पूरा नाम क्या होता है? गैमीट, जी से हमारा हो गया गैमीट, और आई से हमारा हो गया इंट्रा, एफ से फैलोपियन, और टी से ट्रांसफर। ठीक है, तो देखिए गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, और यह भी एक गर्भधारण की आधुनिक तकनीक है। ठीक है, यानी इस तकनीक के माध्यम से हम गर्भ को धारण कर सकते हैं। ठीक है, जो भी महिला है वो इस तकनीक के माध्यम से गर्भ को धारण कर सकती है। और इस तकनीक में जो शुक्राणु होते हैं उसको कैथेटर में संग्रहित कर लिया जाता है। ठीक है, यानी शुक्राणु को बाहर कैथेटर में संग्रहित कर लेते हैं। ठीक है, और एक वार्म स्विम टेक्निक होती है जिसके द्वारा शुक्राणुओं को अंडाणुओं के पीछे कैथेटर में संग्रहित किया जाता है। ठीक है, यानी बाएं माध्यम में जो शुक्राणु हैं उसको अंडाणुओं के पीछे कैथेटर में आपस में संग्रहित किया जाता है। ठीक है, और यह संपूर्ण क्रिया जो होती है वह स्त्रियों की फैलोपियन नलिका में होती है। ठीक है, यानी जो भी अंडवाहिनी नलिका होती है। ठीक है, स्त्रियों में जो भी अंडवाहिनी नलिका होती है वहां पे यह क्रिया होती है। ठीक है, और इस तकनीक द्वारा उन दंपत्तियों में भी शिशु जन्म संभव हो सकता है जिनमें शुक्राणुओं की कम संख्या के कारण निषेचन नहीं हो पाता है। ठीक है, इसमें अब देखिए जैसे मान लीजिए यदि फीमेल की या मेल की हम बात करें, ठीक है, तो इसमें स्पर्म या ओवम यदि कम मात्रा में बनते हैं, ठीक है, तो स्खलन के समय ज्यादा मात्रा में यदि स्पर्म नहीं जा पाते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या है कि शिशु जन्म ज्यादा मात्रा में संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे स्खलन के समय शुक्राणुओं की संख्या कम न हो, जिस कारण से शुक्राणुओं को कृत्रिम माध्यम में बाहर निकाल करके उसको कैथेटर में तथा फीमेल से जो भी ओवम है उसको निकाल करके बाहर कैथेटर में आपस में इनको संग्रहित कर दिया जाता है। ठीक है, और इसको बाद में जो फैलोपियन नलिका है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, जिस कारण से इस तकनीक द्वारा उन दंपत्तियों में भी हम कह सकते हैं कि शिशु जन्म संभव होता है जहां पर यदि निषेचन नहीं हो पाता है कम शुक्राणु या अंडाणुओं के परिपक्वन के कारण, या हम कह सकते हैं कि कम शुक्राणुओं या अंडाणुओं के कारण जहां पे निषेचन नहीं हो पाता है वहां पे भी ऐसी कंडीशन में भी इस तकनीक के माध्यम से शिशु जन्म को संभव बनाया जा सकता है। ठीक है, तो गिफ्ट में भी 60 नोट पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, परख नली शिशु। ठीक है, तो परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होती है वो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जो परख नली या टेस्ट ट्यूब बेबी होती है, बेसिकली स्त्रियां जो भी होती हैं गर्भाधारण करने में अयोग्य होती हैं। ठीक है, देखिए ऐसी स्त्रियां जो गर्भाधारण करने में अयोग्य होती हैं, ठीक है, यानी योग्य नहीं होती हैं। ठीक है, तो जो भी स्त्रियां गर्भाधारण करने में योग्य नहीं होती हैं, अर्थात जो भी स्त्रियां गर्भाधारण में अयोग्य होती हैं, तब ऐसी स्थिति में इस परख नली शिशु की तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यह ऐसी महिलाओं के लिए प्रयोग की जाती है यह विधि जिसमें कि जो भी महिला है वो गर्भ को धारण करने में क्या होती है, असमर्थ होती है। ठीक है, इस तकनीक के द्वारा जो स्त्रियों में अनिषेचित अंडाणु हैं उनको निकाला जाता है तथा इस अंडाणु को परख नली में लेकर के शुक्राणु द्वारा निषेचन की क्रिया कराते हैं। ठीक है, निषेचित अंडाणु से विदलन क्रिया द्वारा 32 कोष की अवस्था वाला भ्रूण बनता है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं कि अब चूंकि जो भी स्त्री गर्भाधारण में अयोग्य है तो उससे क्या करते हैं कि ओवम को निकाल करके उसको क्या करते हैं शुक्राणु के साथ जो है आपस में मिलाते हैं और निषेचन क्रिया कराते हैं। ठीक है, कहाँ निषेचन क्रिया कराते हैं, परख नली में निषेचन क्रिया कराते हैं। ठीक है, इसीलिए तो इसको परख नली शिशु कहते हैं। ठीक है, तो चूंकि परख नली में यहाँ निषेचन हो रहा है, ठीक है, यानी स्पर्म और ओवम जो है वो परख नली में आपस में मिलते हैं। ठीक है, और निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि विदलन होता है। ठीक है, कोई भी निषेचन के फलस्वरूप जो हमारा जायगोट बनता है उसमें क्या होता है, विदलन होता है। विदलन मतलब कई सारे उसमें विभाजन होते हैं, तो कई सारे विभाजन के बाद देखिए एक कोशिका से 2 कोशिका, समसूत्री विभाजन यही तो होता है। ठीक है, 1 से 2 कोशिका बनती है, 2 से 4 कोशिका, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। तो जो 32 कोशिकी वाला जब भ्रूण कोष बन जाता है, ठीक है, यानी 32 कोशिकी वाला जो यहाँ पे भ्रूण बन जाता है, ठीक है, तो 32 कोशिकीय अवस्था वाला जो भ्रूण बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, यानी 32 कोशिकीय अवस्था वाला जो भ्रूण बनता है उसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और इस 32 कोष की भ्रूण को ही हम क्या कहते हैं कि स्त्रियों में रोपित कर देते हैं, कहाँ, गर्भाशय में। ठीक है, जब 32 कोष की अवस्था वाला भ्रूण बन जाता है यानी जो ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं कि स्त्रियों के गर्भाशय में उसको हम क्या कर देते हैं, रोपित कर देते हैं या इंटर करा देते हैं। ठीक है, जिसके बाद वहां भ्रूण का जो अगला विकास है यानी आगे का जो विकास है भ्रूण का वो कहाँ संपन्न होता है,
वो स्त्री के गर्भाशय में संपन्न होता है और वहां पे शिशु बनते हैं। तो इस प्रकार से जो भी शिशु या बच्चे बनते हैं तो उस प्रकार के शिशु को हम परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्या होती है परख नली या टेस्ट ट्यूब बेबी कि इसमें जो भी स्त्रियां गर्भाधारण में अयोग्य होती हैं, अर्थात जो भी स्त्रियां गर्भाधारण करने में योग्य नहीं होती हैं, उनसे ओवम को निकालते हैं और जो शुक्राणु होते हैं उनके साथ आपस में टेस्ट ट्यूब में यानी कि परख नली में उसको संग्रहित कराते हैं और आपस में निषेचन कराते हैं। और निषेचन कराने के बाद जो भी 32 कोशिका वाला भ्रूण बनता है यानी जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, तो ब्लास्टोसिस्ट को फिर क्या करते हैं मादा के गर्भाशय में इंटर करा देते हैं यानी प्रवेश करा देते हैं और वहां पे उसके आगे का विकास होता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी या परख नली शिशु कहते हैं। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अंतःगर्भाशयी युक्तियां। ठीक है, तो अंतःगर्भाशयी युक्तियां क्या होती है, इसको हम इंग्लिश में IUD बोलते हैं। ठीक है, और IUD का पूरा नाम क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ठीक है, तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस होती क्या है बेसिकली, या अंतःगर्भाशयी युक्तियां क्या होती है, तो देखिए यह बेसिकली एक प्लास्टिक, कॉपर या स्टेनलेस स्टील की बनी वस्तु होती है। ठीक है, यहां पे मान लीजिए कोई भी स्टेनलेस स्टील या कॉपर की बनी, ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे कॉपर या स्टेनलेस स्टील या प्लास्टिक की बनी क्या होती है, एक वस्तु होती है। ठीक है, और इसमें बेसिकली क्या होता है, जिसको गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो कॉपर की या स्टेनलेस स्टील की जो वस्तु है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं। ठीक है, यह शुक्राणु को गर्भाशयी नलिका में प्रवेश करने से रोकती है। ठीक है, यानी जो भी शुक्राणु हैं वो जब आपस में वो जब कहाँ जाते हैं, शुक्राणु जो भी गर्भाशयी नलिका में, यानी देखिए जो भी निषेचन के बाद जो भी शुक्राणु या स्पर्म होते हैं वो कहाँ जाते हैं, गर्भाशय में जाते हैं। ठीक है, तो जो फीमेल के गर्भाशय में जाते हैं तो जब हम इसको क्या करते हैं, जो भी प्लास्टिक, कॉपर या स्टेनलेस स्टील की ये जो वस्तु है इसको हम क्या करते हैं कि गर्भाशय में जो नलिका होती है उसमें हम क्या करते हैं, इसको प्रवेश करा देते हैं। ठीक है, तो जो शुक्राणु होते हैं तो शुक्राणु को गर्भाशयी नलिका में प्रवेश करने से रोकती है। अब यदि हम इस वस्तु को, जो भी स्टेनलेस स्टील की वस्तु है, ठीक है, या कि कॉपर की जो ये वस्तु है, इसको हम क्या करते हैं कि जब हम अंडवाहिनी नलिका यानी कि गर्भाशयी नलिका में हम इसको जब प्रवेश करा देते हैं तो ये क्या करती है कि वहां पे बीच में अवरोध का काम करती है। ठीक है, यानी जो शुक्राणु जा रहे होते हैं गर्भाशयी नलिका में तो उन शुक्राणुओं को ये जो वस्तु है कॉपर या स्टेनलेस स्टील की, जिसको कि हम क्या कराते हैं, अंडवाहिनी नलिका या गर्भाशयी नलिका में हम इसको प्रवेशित करा देते हैं। तो ये जो वस्तु है स्टेनलेस स्टील की, इसको क्या करते हैं हम कि गर्भाशयी नलिका में प्रवेश करा देते हैं, जिस कारण से जो भी शुक्राणु जा रहे होते हैं गर्भाशयी नलिका में तो वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, यानी वो आगे नहीं जा पाते हैं। ठीक है, जिससे निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। ठीक है, अब जब शुक्राणु ही नहीं पहुंचेंगे तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जिससे निषेचन नहीं हो पाता, तो इस प्रकार से कॉपर युक्त जो है अंतःगर्भाशयी युक्तियां जो है वो प्राथमिक रूप से शुक्राणु गतिशीलता को बाधित करती है। ठीक है, यानी जो भी शुक्राणु है उनके मार्ग में अवरुद्ध उत्पन्न कर देती है और शुक्राणु जो है आगे नहीं जा पाते हैं, तथा शुक्राणुओं को क्षतिग्रस्त करती है और यह शुक्राणुओं को नष्ट भी करती है। ठीक है, इस प्रकार गर्भाशय में ये शुक्राणुनाशी का कार्य करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है यह बेसिकली एक अंतःगर्भाशयी युक्तियां। ठीक है, यानी यहां पास से हम समझ सकते हैं कि जो गर्भाशय में जो शुक्राणुनाशी है, ठीक है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार से शुक्राणुओं का नाश करती है या शुक्राणुओं को समाप्त करती है। ठीक है, इसलिए इसको हम गर्भाशय में शुक्राणुनाशी का कार्य करती है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अंतःगर्भाशयी युक्तियां होती है तो यह कॉपर या स्टेनलेस स्टील की एक वस्तु होती है जिसको कि हम गर्भाशय में प्रवेश करा देते हैं, जिससे कि जो भी शुक्राणु जा रहे होते हैं गर्भाशय में वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं और निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार से यह जो भी शुक्राणु है तो उनके अंत का कार्य करती है, यानी शुक्राणुओं का विनाश करती है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए बंध्यता या बांझपन क्या होता है। ठीक है, जिसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो बंध्यता यानी कि जैसे कि नाम से स्पष्ट है, या बांझपन। ठीक है, देखिए कुछ दंपतियों में क्या होता है, यानी कुछ स्त्रियों में हम कह सकते हैं कि लगातार 1-2 वर्ष तक असुरक्षित संभोग के पश्चात भी वे संतानोत्पत्ति में सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, देखिए कई सारी माताओं में क्या होता है कि
एक सुरक्षित संभोग के पश्चात भी उनमें संतानोत्पत्ति में सफल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। यानी सुरक्षित तरीके से संभोग होने के पश्चात भी उनमें संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जब संतानोत्पत्ति में सफल नहीं हो पाते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं, ठीक है, जो कि जन्मजात रोगजन्य हो सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे वो कैसे कारण हो सकते हैं? कुछ कारण तो जन्मजात कारण हो सकते हैं, ठीक है, यानी जो कारण जन्म से ही मौजूद हैं। इसके अलावा जो भी रोगजन्य है, ठीक है, कुछ रोगजन्य जो जन्म के बाद आते हैं, तो ठीक है, तो जन्मजात और रोगजन्य जो है दोनों हो सकते हैं। इसे ही बंध्यता या बाझपन कहते हैं, ठीक है। यानी जो भी स्त्रियां या जो भी दंपतियों में लगातार हम कह सकते हैं कि 1-2 वर्षों तक भी यदि असुरक्षित तरीके से संभोग के पश्चात भी यदि उनमें संतानोत्पत्ति नहीं हो पाती है, ठीक है, तो इस प्रकार की महिलाओं को हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं, इस प्रकार की महिलाओं को हम बंध्यता या बाझपन कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यदि हम यहाँ पे बंध्यता की बात करें, यदि पुरुषों में भी हो सकती है और स्त्रियों में भी, तो देखिए जो पुरुषों में बंध्यता होती है, तो बेसिकली पुरुषों में बंध्यता का कारण क्या है कि पुरुषों की बंध्यता में यहाँ पे देखिए कई सारे कारण है, ठीक है। देखिए पहला कारण क्या हो सकता है कि वीर्य की मात्रा, शुक्राणुओं की संख्या एवं गतिशीलता में कमी आना, ठीक है। यदि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी वीर्य है, ठीक है, तो वीर्य की मात्रा यदि कम होती है या उनकी वीर्य की जो शुक्राणु है, तो शुक्राणुओं की संख्या कम होती है या उनकी मोटिलिटी या गतिशीलता में कमी होती है, तो ये भी एक लक्षण होता है, ठीक है, पुरुषों की बंध्यता का। यानी पुरुषों के जो वीर्य में यदि शुक्राणुओं की संख्या कमी है अथवा उनकी गतिशीलता नहीं होती है, तो इस प्रकार से पुरुषों में बंध्यता देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा रीजन क्या है कि वृषण का अंडकोश में ना उतर पाना, इसे क्रिप्टोआर्किडिज्म कहते हैं, ठीक है। तो क्रिप्टोआर्किडिज्म में बेसिकली रोग क्या होता है कि जो वृषण होता है यानी जो टेस्टिज है वो अंडकोश में कभी कभी क्या होता है कि नहीं उतर पाता है, ठीक है। तो इसी क्रिया को हम क्रिप्टोआर्किडिज्म कहते हैं। तो जब कभी कभी वृषण का अंडकोश में नहीं उतर पाता है तब भी ये भी कारण हो सकता है, ठीक है, पुरुषों में बंध्यता का। अब देखिए अगला कारण क्या है कि वीर्य में फ्रक्टोज की कम मात्रा होना, ठीक है। तो देखिए बेसिकली जो हमारा स्पर्म होता है या वीर्य होता है, वीर्य होता है, इसमें शुक्राणु की मात्रा काफी होती है। लगभग हम कह सकते हैं कि 90% जो है शुक्राणुओं की मात्रा होती है, ठीक है, वीर्य में। तो सुक्रोज की मात्रा होती है, सॉरी, ठीक है। तो वीर्य में फ्रक्टोज या सुक्रोज की जो मात्रा है, तो वीर्य में जो फ्रक्टोज की मात्रा है तो उसका कम हो जाना भी एक कारण है किसका, पुरुषों में बंध्यता का, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला कारण क्या है कि पुरुषों में पानी भर जाना, ठीक है। तो पुरुषों के जो वृषण होते हैं या टेस्टिज जो हैं, ठीक है, उनमें क्या भर जाता है, पानी भर जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोसील बीमारी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पुरुषों में जो पानी भर जाता है, ठीक है, जिस कारण से क्या होता है कि फर्टिलिटी या फर्टिलेशन अच्छे से नहीं हो पाता, तो ये भी एक कारण है पुरुषों में बंध्यता का। इसके बाद देखिए अगला कारण क्या है कि अत्यधिक शराब पीना, ठीक है। अत्यधिक शराब पीने से क्या होता है, जो हमारी शुक्र जनन या जो हमारी सोमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वो कम हो जाती हैं, ठीक है। तो जो भी अत्यधिक शराब पीते हैं इससे क्या होता है कि शुक्राणु जनन जो है कम हो जाता है, ठीक है। तो शुक्राणु जनन जब कम होगा तो शुक्राणुओं का विकास भी कम होगा, और जब शुक्राणुओं का कम विकास होगा तो निषेचन के थ्रू जो शुक्राणु है उनकी कम मात्रा पहुंचेगी ओवम तक। तो इस प्रकार से भी पुरुषों में बंध्यता देखने को मिलती है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे जो शुक्राणु जनन कम हो रहा है पुरुषों में, जिससे क्या हो रहा है कि निषेचन अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है, और इस स्खलन के समय जो शुक्राणु होते हैं वो ज्यादा मात्रा में नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो ये भी कारण है पुरुषों में बंध्यता का। इसके बाद देखिए अगला कारण क्या है, गोनेडोट्रॉपिन अपूर्णता, ठीक है। जो गोनेडोट्रॉपिन अपूर्ण हार्मोन्स होता है, ठीक है, तो गोनेडोट्रॉपिक जो हार्मोन्स है इसकी यदि अपूर्णता है, यानी ये पूरी तरीके से यदि गोनेडोट्रॉपिन जो है वो रिलीज नहीं होता है, तो ये भी एक कारण है पुरुषों में बंध्यता का। अब देखिए यहाँ पे स्त्रियों में जो बंध्यता या बांझपन होती है उसका क्या कारण हो सकता है। देखिए सबसे पहले क्या है, हाइपोथैलेसी, ठीक है। तो हाइपोथैलेसी क्या है, जो हाइपोथैलेसी है वो पीयूष कॉम्प्लेक्स के न्यून कारक क्रियाशीलता या थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथियों की असामान्य क्रिया, ठीक है। यानी जो पीयूष कॉम्प्लेक्स यानी कि पीयूष ग्रंथि जो है वो न्यून कारक यानी यदि कम कार्य करती है, इसके अलावा उनकी क्रियाशीलता भी यदि कम है, तथा साथ ही साथ जो भी थायराइड ग्लैंड है, इसके अलावा जो भी एड्रिनल या एड्रिनल ग्रंथि है, तो इसका यदि असामान्य क्रिया है यानी ये अच्छे से क्रिया नहीं कर रहे हैं, तो एक ये भी कारण हो सकता है स्त्रियों में बंध्यता या बांझपन का। इसके बाद देखिए दूसरा कारण क्या होता है कि जो कार्पस ग्रंथि होती है, ठीक है, तो
उसकी उपस्थित जो है वो अपर्याप्त क्रियाशीलता, इसके कारण भी क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है उसका स्त्राव कम हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण से भी क्या होता है, गर्भाधारण को जो रोक देता है, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है यह केवल महिलाओं में रिलीज होता है, ठीक है, और यह एक सेक्स हार्मोन्स होता है, ठीक है। और जो कार्पस ल्यूटियम होता है उससे यह क्या होता है, स्त्रवित होता है। तो जो कार्पस ल्यूटियम ग्रंथि है उससे जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स स्त्रवित होता है वो ज्यादा मात्रा में स्त्रवित जब नहीं हो पाता है तो भी क्या होता है, गर्भाधारण को रोक देता है, ठीक है। तो यदि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मात्रा यदि कम नहीं होती है तो गर्भाधारण अच्छे से होगा, और यदि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्त्राव कम मात्रा में होता है तो वो गर्भाधारण को रोक देता है, ठीक है। तो एक प्रकार से ये भी स्त्रियों में बांझपन का कारण होता है। इसके बाद देखिए अगला कारण क्या है, जो भी फैलोपियन नलिका होती है, ठीक है, जो अंडवाहिनी नलिका होती है या फैलोपियन ट्यूब, तो फैलोपियन ट्यूब द्वारा अंडाणु को ले जाने में असमर्थता, यानी यदि फैलोपियन ट्यूब कमजोर है तो वो शुक्राणुओं को नहीं ले जा पाएगी, ठीक है, या अंडाणुओं को नहीं ले पाई जाएगी। तो अंडाणुओं को यदि वो नहीं ले जा पाएगी जिससे आपस में निषेचन नहीं होगा और यहाँ पे बच्चों के होने की कोई भी संभावना नहीं होगी, ठीक है। तो स्त्रियों में बांझपन का ये भी एक कारण है, ठीक है। और देखिए अगला लास्ट कारण क्या है कि गर्भाशय का जन्मजात रूप से विकृत होना। देखिए यदि जो गर्भाशय या जो हमारा फीटस होता है, यदि वो जो हमारा यूट्रस है या गर्भाशय है वो यदि जन्म से ही क्या है, विकृत है, यानी वो क्या है, सही उसका यदि शेप और साइज नहीं है, तो यदि जन्म से ही यदि वो विकृत है तो उसमें भी शिशु जन्म संभव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्त्रियों में बांझपन के ये जितने भी कारण हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अब देखिए यहाँ पर जो बांध दंपतियां हैं उनको संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियां, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कुछ ऐसी विधियां हैं जो कि संतान, जो स्त्रियां गर्भाधारण करने में अयोग्य हैं, यानी जिन स्त्रियों को शिशु जन्म की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो उन दंपतियों को, यानी जो बांध दंपतियां हैं, ठीक है, चाहे वो पुरुष या महिला जो भी हो, तो जो बंध दंपतियां हैं उनको संतान पाने हैं तो कई सारी यहाँ पे युक्तियां या विधियां हैं, ठीक है, जिन विधियों के माध्यम से वहां पे हम शिशु जन्म को संभव बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो है, यदि दंपति पैदा करने में बच्चों को अक्षम है, ठीक है, यानी कोई भी दंपति यदि बच्चों को पैदा करने में सक्षम नहीं है तथा ऐसे दोष को ठीक करने का इलाज संभव ना हो, ठीक है, तो ऐसी कोई भी महिला या कोई भी पुरुषों में यदि बांझपन है, ठीक है, जिस कारण से कोई दंपतियों में क्या है कि बच्चे पैदा करने में वो सक्षम नहीं है, तो ऐसे दोष को ठीक करने का इलाज जो है संभव ना हो यदि, तो कुछ विशेष तकनीकों के द्वारा हम बच्चे को पैदा करने में सहायता की जा सकती है, ठीक है। तो ऐसी कुछ तकनीकियां बनी हैं जिससे कि कुछ दंपतियां जिनमें संतान पैदा नहीं हो पा रही है तो उसकी सहायता से हम बच्चे को पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो इन तकनीकों में देखिए कई सारी तकनीकें हैं, ठीक है। तो जिसमें देखिए पहली तकनीक क्या है, जिसको हम बोलते हैं पात्रे निषेचन, ठीक है। तो पात्रे निषेचन या जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में IVF, ठीक है। और IVF आजकल काफी ज्यादा मात्रा में चल रहा है, आप लोग हर जगह देखते होंगे, ठीक है। यानी IVF का पूरा नाम क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या पात्रे निषेचन क्या होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पात्रे निषेचन, ठीक है। यानी इस विधि में जो शरीर के, ठीक है, शरीर के बाहर जो है, बाहर में पात्र में निषेचन करवाकर भ्रूण तैयार किया जाता है, ठीक है। तो यानी बेसिकली जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि पात्रे निषेचन, यानी पात्र में, बाहरी पात्र में, ठीक है। तो इस विधि में जो है शरीर से बाहर, ठीक है, ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि शरीर से बाहर एक पात्र में क्या करते हैं कि निषेचन करवाते हैं, ठीक है। यानी अलग से वहां पे भ्रूण और वहां पे ओवम और स्पर्म को क्या कराते हैं, आपस में निषेचन करवाते हैं और उससे क्या किया जाता है, भ्रूण को तैयार किया जाता है, ठीक है। और जब भ्रूण तैयार हो जाता है तो इस भ्रूण को बाद में स्त्री के गर्भाशय में रोपित किया जाता है, ठीक है। यानी जब भ्रूण बन जाता है तो उसको बाद में स्त्री के गर्भाशय में डाल दिया जाता है, ठीक है। और इस तकनीक का विकास जो है वो यूके के एक पैट्रिक स्टेप्टो एवं रॉबर्ट एडवर्ड के द्वारा 1978 में किया गया, ठीक है। और इस तकनीक का सबसे पहले डेवलपमेंट या जो विकास है वो यूके के एक साइंटिस्ट जो जिनका नाम क्या है, पैट्रिक स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड ने, दोनों लोगों ने मिलकर कंबाइन रूप से किया था, ठीक है। किस सन में किया था, 1978 में, ठीक है। तो पात्रे निषेचन का मतलब क्या होता है कि इस विधि में जो भी शरीर के बाहर पात्र में, यानी क्या करते हैं वहां पे स्पर्म और ओवम को आपस में मिला करके वहां पे निषेचन कराते हैं एक बाहरी पात्र में, ठीक है।
इसीलिए इस तकनीक को हम पात्रे निषेचन कहते हैं, ठीक है, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और भ्रूण बनने के बाद जो है, जो भ्रूण बन जाता है उसको क्या करते हैं कि मादा के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं, ठीक है, और वहां फिर उसका पूरा का पूरा विकास हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगली जो तकनीक है उसका नाम क्या है, जाइगोट इंट्राफैलिपियन ट्रांसफर, ठीक है। तो देखिए जाइगोट इंट्राफैलिपियन ट्रांसफर, या इसको हम शॉर्ट में जिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जो जिफ्ट होती है या जाइगोट इंट्राफैलिपियन ट्रांसफर, ये क्या होती है बेसिकली, इस विधि में कृत्रिम निषेचन द्वारा, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, कृत्रिम निषेचन कराते हैं। और कृत्रिम निषेचन द्वारा जो भी विकसित युग्मनज होता है, ठीक है, तो निषेचन के फलस्वरूप जो भी युग्मनज या जाइगोट बनता है उसको एक दिन पश्चात स्त्री की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है, और स्थानांतरित करवा करके गर्भाधारण करवाया जाता है, ठीक है। यानी ऐसी महिला जिसमें जो गर्भाधारण करने में अयोग्य है उसमें क्या करते हैं कि इस विधि के द्वारा कृत्रिम निषेचन कराते हैं, और कृत्रिम निषेचन कराने के बाद जो भी उनसे विकसित जो भ्रूण होता है, ठीक है, यानी भ्रूण तो बाद में बनेगा, पहले क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। तो निषेचन के बाद जो युग्मनज या जाइगोट बनता है उसको एक दिन तक क्या करते हैं, बाहर रखे रहते हैं, और एक दिन के पश्चात उनको क्या करते हैं कि फैलोपियन नलिका जो होती है स्त्रियों की, ठीक है, यानी जो अंडवाहिनी नलिका होती है उसमें स्थानांतरित कर देते हैं, और उसमें स्थानांतरित करवा करके उसको हम गर्भाधारण करवाया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार के विधि के माध्यम से भी जो भी मांझ दंपतियां हैं उनमें शिशु जन्म को संभव बनाया जा सकता है। अब देखिए इसके बाद क्या है, लैंगिक रूप से संचरणशील रोग, ठीक है, यानी इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसटीडी, ठीक है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, यानी जो भी सेक्सुअल यानी कि लैंगिक रूप से जो भी संचरणशील रोग होते हैं, ठीक है, यानी जो भी सेक्स के माध्यम से या लैंगिक रूप से जो भी रोग संचरित होते हैं तो उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए वे बीमारियां जो लैंगिक संपर्क से फैलती हैं, ठीक है, एसटीडी कहलाती हैं, यानी ऐसी बीमारियां जो लैंगिक संपर्क से फैलती है उसको ही हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं, ठीक है। ये बीमारियां जो है दूसरे कारकों से भी फैल सकती है, ठीक है। तो मनुष्यों में लैंगिक रूप से संचरित होने वाली कई बीमारियां पाई जाती है, ठीक है। यदि ओवरऑल हम ह्यूमन की बात करें तो कई सारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज पाई जाती है। देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें कुछ ह्यूमन में जो भी संचरणशील रोग हैं लैंगिक रूप से, देखिए सबसे पहला इसमें रोग क्या आता है, एड्स, ठीक है। देखिए एड्स का बेसिकली पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये एड्स का पूरा नाम होता है, ठीक है, और यह सबसे खतरनाक लैंगिक बीमारियों में से एक है। तो हम ये भी कह सकते हैं जो एड्स होता है वो सबसे खतरनाक लैंगिक बीमारियां हैं, ठीक है, और जिसका कि इलाज अभी तक भी अच्छे तरीके से ढूंढा नहीं गया है, ठीक है। देखिए इस रोग का पता जो है वो सबसे पहले 1981 में अमेरिका में लगा, ठीक है। इस रोग का सबसे पहले पता कहाँ लगा, अमेरिका में लगा, ठीक है, किस सन में, 1981 में। यह रोग बेसिकली एक विशिष्ट प्रकार के वायरस यानी कि विषाणु के कारण फैलता है, ठीक है। और यह रोग किसके कारण फैलता है, एक विषाणु या वायरस के कारण फैलता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है, जिसको HIV बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो यह किसके कारण फैलता है, जो एड्स है ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण फैलता है, ठीक है, यानी HIV वायरस के कारण फैलता है। और यह विषाणु जो है मानव शरीर की ST यानी जो भी हेल्पर सेल्स होती हैं, ठीक है, तो जो भी हेल्पर कोशिकाएं होती है तो उनको क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं, ठीक है। तो यह विषाणु जो होता है शरीर की ST कोशिकाओं को यानी हेल्पर कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि रोगी के शरीर में प्रतिरक्षियों का निर्माण प्रभावित होता है, ठीक है, अर्थात रोगी की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो क्या होती है, कम होने लगती है। अब जब रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है और व्यक्ति की 3 साल के अंदर मृत्यु हो सकती है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एड्स है बेसिकली ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ठीक है, जो कि एक वायरस के कारण फैलती है, ठीक है। किस वायरस के कारण फैलती है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण फैलती है, ठीक है। और इस रोग का पता जो है सबसे पहले 1981 में लगा, कहाँ, अमेरिका में। और जो ये रोग है बेसिकली, तो यह विषाणु जो होता है जिसके कारण यह रोग होता है, तो यह HIV विषाणु क्या करता है कि जो मानव शरीर की जो ST कोशिकाएं या हेल्पर कोशिकाएं होती है उनको नष्ट कर देती है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, खत्म हो जाती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। और जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है जिससे क्या होता है कि व्यक्ति की शारीरिक क्रियाएं कमजोर होने लगती है और उसकी 2-3 साल तक के अंदर मृत्यु भी हो जाती है। तो इस प्रकार से जो एड्स है वो एक प्रकार की खतरनाक बीमारी है, ठीक है। अब यदि हम बात करें
अब यदि हम बात करें एड्स की पहचान की, तो इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। देखिए एड्स पीड़ित जो भी व्यक्ति है, तो उसकी पहचान करने के लिए उसके रक्त में क्या होता है, जो सीरम होता है, ठीक है। तो जो रक्त में फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है, तो रक्त में फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकालने के बाद जो भाग शेष बचता है उसको ही हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं, ठीक है। तो जो भी सीरम होता है रक्त में, तो हम उस व्यक्ति के सीरम में उपस्थित जो भी कुछ विशेष प्रकार के प्रतिरक्षी होते हैं, तो उनकी उपस्थित से जो है इसकी पहचान की जाती है, ठीक है, कि इस व्यक्ति में एड्स है या नहीं है। अब देखिए इस रोग के लक्षण क्या क्या होते हैं, ठीक है, यानी सिम्टम्स क्या क्या हैं, ऐसे लक्षण जिनके माध्यम से हमको पता लग सकता है कि इस रोग की ये व्यक्ति क्या है, रोगी है, ठीक है, एड्स का। तो देखिए सबसे पहला लक्षण क्या है कि लसिका ग्रंथियां जो होती है, ठीक है, तो लसिका ग्रंथियों में क्या होने लगता है, सूजन होने लगता है, ठीक है। तो लसिका ग्लैंड में क्या होता है, सूजन होने लगता है, ये भी लक्षण होता है, ठीक है, एड्स का। इसके बाद देखिए भारहीनता अथवा कमजोरी, ठीक है, शरीर क्या होता है हमारा, भारहीनता यानी भार कमजोर लगने लगता है और शरीर क्या होता है, कमजोर होने लगता है। इसके बाद देखिए अगला रीजन क्या है कि पतली दस्त, ठीक है, यानी पतली पतली क्या आने लगती है, दस्त आने लगती है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला कारण क्या है या लक्षण क्या है कि चमड़ी में खुजली, ठीक है, जो भी स्किन या चमड़ी होती है उसमें क्या होती है, खुजली पैदा होने लगती है। इसके बाद देखिए अगला लक्षण क्या होता है कि रक्त में पसीना निकलना, ठीक है, रक्त के साथ क्या निकलता है, पसीना निकलने लगता है, ठीक है। तो रक्त में पसीना निकलना जो है ये भी किसका लक्षण है, ये भी एक तरह का एड्स का लक्षण होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला लक्षण क्या है, अनिद्रा, यानी नींद अच्छे से नहीं आती है, ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से एड्स के ही लक्षण है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसको हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। देखिए इंजेक्शन लगाने वाली जो भी सिरिंज है, ठीक है, उसको एक बार प्रयोग करने के बाद उसको फेंक देना चाहिए, ठीक है, यानी एक इंजेक्शन को एक मरीज में यूज करने के बाद उसको फेंक देना चाहिए, उसको दूसरे मरीज में नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। इससे भी क्या होता है कि एड्स जो है संचरित हो सकता है या फैल सकता है। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है कि दूसरे व्यक्ति द्वारा उपयोग की जाने वाली जो भी ब्लेड है या रेजर, टूथब्रश आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एक व्यक्ति ने यदि किसी टूथब्रश को कर लिया है तो उसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को या कि रेजर या कि जो भी ब्लेड है उसका दोबारा यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। इससे भी हम बच सकते हैं किससे, एड्स से। देखिए अगला क्या है कि लोगों को एड्स के बारे में जानकारी देते रहना चाहिए, ठीक है, और एड्स के बारे में जो भी संबंधित जानकारियां हैं उससे लोगों को परिचित कराना चाहिए, ठीक है, जिससे लोग रोगों से बच सकें। इसके बाद देखिए अगला एक रोग है गोनेरिया, ठीक है, यह एक प्रमुख यौन संक्रामक रोग होता है, ठीक है, यह भी एक रूप से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, ठीक है, यानी यह भी एक लैंगिक रूप से संक्रमित रोग होता है, ठीक है, जो प्रायः संभोग द्वारा फैलता है। और यह किसके माध्यम से फैलता है, मैथुन क्रिया या संभोग के माध्यम से फैलता है, ठीक है। यह रोग जो है निसेरिया गोनेरी नामक जीवाणु के कारण फैलता है, ठीक है। यह अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि एड्स जो गोनेरिया रोग है यह किसके कारण फैलता है। तो सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए कि यह एक जीवाणु के कारण फैलता है, ठीक है, और किस जीवाणु के कारण फैलता है, तो निसेरिया गोनेरी नामक जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है या संक्रमित होता है। देखिए यह रोग जो है रोगी यदि मादाएं हैं तो उनमें क्या कर देता है, बंधता पैदा कर देता है, ठीक है। यदि महिला कोई इस रोग से ग्रसित है तो उसमें क्या कर देता है, यह बंधता रोग पैदा कर देता है, ठीक है। इसके बाद देखिए इस रोग के रोगी में मूत्र मार्ग में शोथ या सूजन हो जाती है, ठीक है। जो भी व्यक्ति यदि इस रोग से संक्रमित होता है तो उसके जो मूत्र मार्ग में है, यानी जो भी यूरेथ्रा है मूत्र मार्ग में, उसमें सूजन पैदा हो जाता है, ठीक है। तो मूत्र मार्ग में क्या होता है, सूजन पैदा हो जाता है, ठीक है। ये निसेरिया गोनेरिया का क्या है, प्रमुख लक्षण है। इसमें क्या है कि यह बेसिकली निसेरिया गोनेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। और इस रोग में यदि कोई महिला जो है ग्रसित है तो उसमें बंधता पैदा हो जाती है। और यदि कोई व्यक्ति यदि पुरुष में यदि बात करें तो जो मूत्र मार्ग होता है उसमें क्या होता है, सूजन पैदा होने लगता है, ठीक है। इसमें देखिए यदि इस रोग से कोई व्यक्ति ग्रसित है तो उसमें क्या क्या लक्षण या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। देखिए सबसे पहला सिम्टम्स क्या है कि मूत्र जलन के साथ आना, ठीक है। जो भी मूत्र हमारा या यूरिन जो भी आता है उसमें क्या होता है, जलन के साथ पैदा होता है, यानी जलन पैदा हो जाती है और जलन के साथ मूत्र आता है बाहर, ठीक है। तो ये भी एक किसका लक्षण है, गोनेरिया रोग का। इसके बाद देखिए अगला लक्षण क्या है, मूत्र के साथ पस आना, ठीक है। देखिए पस आने लगता है कभी कभी मूत्र के साथ में, तो यह भी एक किसका लक्षण है, गोनेरिया का लक्षण है। इसके बाद देखिए जो पुरुषों के मूत्र मार्ग में क्या होता है, महिलाओं के मूत्र मार्ग में तथा योनि एवं ग्रीवा में क्या होता है, सूजन होने लगता है, ठीक है। जो कि हमने आपको पहले ही बता चुका कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उसकी जो मूत्र मार्ग है तथा यदि हम स्त्रियों की बात करें तो उसकी जो भी योनि है या ग्रीवा है उसमें क्या होता है, सूजन आने लगता है।
तो ये सभी लक्षण किसके हैं? गोनेरिया रोग के। देखिए गोनेरिया रोग का उपचार कैसे किया जा सकता है? तो इस रोग को रोकने के लिए जो है वो सल्फोनेमाइड और पेनिसिलिन जैसे प्रतिजैविक लाभदायक होते हैं। ठीक है, जो सल्फोनेमाइड और पेनिसिलिन प्रतिजैविक है यानी एंटीबायोटिक्स है, ये इसमें काफी मात्रा में कारगर होते हैं। ठीक है, यानी इनके उपयोग से हम इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि गोनेरिया रोग से बचना है तो अपनी साफ सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए जो हमारा अगला रोग है, अगला रोग क्या है? देखिए सिफिलिस। ठीक है, देखिए सिफिलिस रोग जो है यह ट्रेपिनुमा पैलिडम नामक जीवाणु के कारण फैलता है। ठीक है, यह किसके कारण फैलता है? एक जीवाणु के कारण फैलता है। किस जीवाणु के कारण? यह ट्रेपिनुमा पैलिडम नामक जीवाणु के कारण फैलता है और यह पुरुषों तथा महिलाओं के मूत्र मार्ग में होता है। ठीक है, यह रोग भी किसको प्रभावित करता है? मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है और यह एक बहुत ही भयानक रोग है। ठीक है, यह रोग भी क्या है? बहुत प्रकार का, यह भी एक प्रकार का भयानक रोग है। ठीक है, और इसका जो प्रभाव है वो संतानों पर भी पड़ता है। ठीक है, यानी छोटे छोटे बच्चों पर भी यह रोग देखने को मिलता है तथा यह नर में ज्यादा प्रभावी होता है। यानी यदि बात करें हम ओवरऑल ह्यूमन की तो यह मेल में क्या होता है? ज्यादा प्रभावी होता है। यह रोग प्रायः संभोग के कारण होता है और यह रोग भी जैसे गोनेरिया रोग जो है संभोग के कारण होता है, यह रोग भी किसके कारण होता है? संभोग या कॉपुलेशन के कारण फैलता है। ठीक है, देखिए सिफिलिस रोग के कई सारे लक्षण या सिम्टोम्स हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए पहला सिम्टोम्स या लक्षण क्या है कि पुरुषों तथा महिलाओं के मूत्र मार्ग में दाने निकल आते हैं। ठीक है, यानी छोटे छोटे फोड़े या दाने निकल आते हैं। ठीक है, अगला लक्षण क्या है कि मूत्र मार्ग में पस निकलना। ठीक है, जैसा कि गोनेरिया का लक्षण भी है। ठीक है, मूत्र मार्ग में क्या निकलता है? पस निकलने लगता है। ठीक है, इसके बाद अगला लक्षण क्या है? तंत्रिका तंत्र का प्रभावित होना। ठीक है, इससे तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होती है। तो यह भी लक्षण है किसका? सिफिलिस रोग का। देखिए सिफिलिस रोग का उपचार हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके उपचार के लिए निम्नलिखित प्रतिजैविकों का उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, यानी एंटीबायोटिक्स के यूज करके हम सिफिलिस रोग से बच सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो एंटीबायोटिक्स है वो क्या है? पेनिसिलिन। ठीक है, जिसकी खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। देखिए इसके बाद जो नारबैक्टीन है, ठीक है, यह भी एक प्रकार की प्रतिजैविक है और नारबैक्टीन का यूज करके भी हम सिफिलिस रोग से बच सकते हैं। ठीक है, या हम कंट्रोल कर सकते हैं सिफिलिस रोग को। इसके बाद देखिए एक और क्या है? डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन के यूज से भी हम इसका उपचार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो भी यौन संचरित रोग या जो भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है उसको हमने आपको सभी को करा दिया। ठीक है, पेपर में कोई ना कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन क्या है कि यौन संचरित जो भी रोग हैं तो इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है तो अब इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे या इसका रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। देखिए पहला क्या है कि किसी अनजान व्यक्ति अथवा बहुत से व्यक्तियों के साथ किसी भी इस प्रकार का यौन संबंध या रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को अनजान व्यक्ति के साथ या बहुत सारे व्यक्तियों के साथ जो है संबंध नहीं रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्या है कि मैथुन के समय सदैव कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो कंडोम के प्रयोग से भी हम यौन संक्रमित रोगों से बच सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, यदि संक्रमण की कोई आशंका है तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिलें और यदि रोग का पता चले तो उसका पूरा इलाज कराएं। ठीक है, देखिए यदि प्रारंभिक लक्षण हमको दिखाई देते हैं यदि इन रोगों के, तो तुरंत ही डॉक्टर किसी जानकार या किसी योग्य डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और यदि रोग के लक्षण का कोई पता चलता है तो उसका इलाज तुरंत ही स्टार्ट करवा देना चाहिए। इसके बाद देखिए अगला क्या है कि अंतःक्षेपण हेतु विसंक्रमित एवं साफ सिरिंजों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, और साफ सिरिंजों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्या है कि आवश्यकता हो तो नैदानिक जांच कराते रहना चाहिए। ठीक है, और टाइम टाइम से यदि जरूरत हो तो चिकित्सीय जांच को लेते रहना चाहिए। ठीक है, जिससे कि हम बच सकते हैं यौन संक्रमित रोगों से। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो भी जनसंख्या वृद्धि है तो जनसंख्या वृद्धि के जो भी कारण है, ठीक है, तो यानी पॉपुलेशंस के ग्रोथ की क्या कारण है वो यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए जनसंख्या वृद्धि का पहला कारण क्या है? जन्म दर में वृद्धि। ठीक है, तो जन्म दर में क्या हो रही है? काफी मात्रा में वृद्धि हो रही है जिस कारण से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। ठीक है, जन्म दर में वृद्धि हो रही है, इसी कारण तो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्या है? मृत्यु दर में कमी, और मृत्यु दर में क्या हो रही है? कमी हो रही है, जिस कारण से भी जनसंख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है या वृद्धि हो रही है।
देखिए अगला क्या है, प्रजनन दर का उच्च होना। और प्रजनन दर जो है काफी मात्रा में उच्च होने लगा, यानी कम मात्रा में ही प्रजनन जो है शुरू हो जाता है, जिस कारण से इसका ये भी रीजन होता है जनसंख्या वृद्धि का। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला रीजन क्या है, निरक्षरता तथा सामाजिक कुरीतियां। ठीक है, समाज में ऐसे कई सारी कुरीतियां हैं तथा निरक्षरता यानी समाज में जानकारी के अभाव के कारण भी क्या होता है कि जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यानी यहाँ पे निरक्षरता के अभाव के कारण लोग क्या है, या तो कम उम्र में शादी कर देते हैं जिससे कि जल्दी ही संतानें पैदा हो जाती है। ठीक है, और जिससे जनसंख्या वृद्धि होती है। इसके बाद देखिए अगला क्या है कि कम उम्र में विवाह तथा कम उम्र में ही जनन की दृष्टि से परिपक्व हो जाना। ठीक है, जो हमने आपको पहले ही बता चुका। ठीक है, कि कम उम्र में ही विवाह कर देते हैं जिससे कि कम उम्र में ही जनन की दृष्टि से परिपक्व हो जाती हैं और उनमें बच्चे पैदा हो जाते हैं। ठीक है, जिससे जनसंख्या में ग्रोथ होती है। इसके बाद देखिए जनसंख्या नियंत्रण के हम क्या उपाय कर सकते हैं। ठीक है, जो भी जनसंख्या को कंट्रोल करना है तो इसमें हम कौन कौन से नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला क्या है कि विवाह की जो आयु है उसको हम क्या कर दें, बढ़ा दें। तो विवाह संबंधी यदि आयु को बढ़ा दें तो इससे भी क्या है कि जनसंख्या नियंत्रण में हम कमी कर सकते हैं। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण में वृद्धि कर सकते हैं, यानी कि हम जनसंख्या जो वृद्धि है उसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिए अगला क्या है, जन्म दर को कम करना। तो जन्म दर में कमी करके भी हम जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए परिवार नियोजन के उपायों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, और छोटे परिवारों के महत्व को समझना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्या है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, जिससे कि लोगों में मन की जो धारणाएं हैं वो बदले। ठीक है, और इससे क्या हो कि जनसंख्या नियंत्रण हो। इसके बाद देखिए अगला क्या है कि लोगों को जनसंख्या वृद्धि की भयावहता के बारे में बताना। ठीक है, यानी लोगों को जानकारी देना कि जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो उससे भी अवगत कराना, जिससे कि लोगों में जनसंख्या नियंत्रण के लिए जानकारी जो है वो पर्याप्त मात्रा में मिल सके। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हमने चैप्टर 4 का जो भी निचोड़, यानी कि हम कह सकते हैं चैप्टर 4 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो उनको हमने आपको एक ही वीडियो में करा दिया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।